इन्फोसिस लिमिटेड शेयर का आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। और इन्फोसिस शेयर तो आपने सुना ही होगा और काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में भी रहता है। तो इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या अभी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी पे है या नहीं है। वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो इसको बाई करके रखे हैं उनको होल्ड करके चलना चाहिए या सेल करके जाना चाहिए, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग अपना 3 पैरामीटर्स देखते हैं। पहला टेक्निकल, फिर फंडामेंटल, फिर एफआईआई डीआईआई डेटा क्या कर रही है वो देखते हैं। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो दिसंबर का रिजल्ट आया था वो कैसा आया था, वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसका दिसंबर का रिजल्ट देखें तो ये 11 जैन 24 को इसका जो है रिजल्ट आ गया था और इसने मार्केट को नेगेटिवली सरप्राइज़ किया था। अर्निंग के केस में 0.74% के हिसाब से इसने मार्केट को सरप्राइज़ किया था। बट रेवेन्यू के केस में इसने इस मार्केट को पॉजिटिवली सरप्राइज़ किया और वो है 0.27% का इसने पॉजिटिव मार्केट को सरप्राइज़ किया था। तो यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और इसका रिजल्ट आए हुए। हम लोग यहाँ पे एनालिसिस यहाँ करके देखते हैं कि क्या अभी इसमें अपॉर्चुनिटी बन रही है। एक बार न्यूज़ अगर हम लोग देखें तो न्यूज़ में एज़ सच इसके बारे में कुछ बता तो नहीं रहा है, बट यहाँ न्यूज़ से मुझे कुछ एनालिस्ट हैं जिन्होंने इन्फोसिस को स्ट्रॉन्ग बाय में अभी रखा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन वो बात वो फ़ोरकास्ट जो भी है वो मैं लास्ट में आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, पहले हम लोग अपना एनालिसिस कर लेंगे, फिर एनालिस्ट लोगों ने क्या कहा उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे, देख लेंगे क्या कहा है उन लोगों ने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस और इसको मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ और वहाँ से एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। बट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उन सब के साथ शेयर करिए जिसको इसकी अभी ज़रूरत है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कुछ भी कहिए कि एक रेजिस्टेंस भी है और एक यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मंथली टाइम फ्रेम में तो आप अगर इस एरिया में देखें तो ये एक हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पे। और फिर जब इसने इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने ब्रेक किया तो ब्रेक करके ये फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना और यहाँ पे अभी मंथली टाइम फ्रेम पे ये इसको अभी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है कि इस मंथ में ये फ़ेब मंथ में ये इसको ब्रेक कर दे। तो अगर ये फ़ेब मंथ में इसको ब्रेक कर देता है तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे इसको बाय करते हैं तो उसका टारगेट भी देख लेते हैं। तो इसका टारगेट आप कुछ नहीं तो कम से कम 1950 के आसपास इसका आप टारगेट रखिए। एंड इसका जो स्टॉप लॉस आप रखिए तो स्टॉप लॉस अब जो है थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ज़्यादा बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस आप कम से कम यहाँ पे 1200 के आसपास इसका जो है आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम में। अब एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, फिर वो रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ पे वो रेजिस्टेंस को तोड़ के ये क्या कर रहा है, इन्फोसिस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इस एरिया में देखें, यहाँ इस एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम ये एरिया यहाँ पे कर रहा था। फिर जैसे उसने उसको ब्रेक किया, गैप डाउन करके इसने ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे फिर से यही जो रेजिस्टेंस था वही अब यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे सपोर्ट बन गया है, यहाँ पे सपोर्ट बन गया और उसके बाद वो नीचे ही गिरता रहा और अभी ये क्या हुआ है, अभी अप ट्रेंड में गया है और इसने इस स्ट्रॉन्ग जो भी रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक किया है। तो अभी तो ब्रेक किया है और अभी एक करेक्ट एंट्री पॉइंट पे ये है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको बाय करके चल सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम लोग इसको बाय करके चल रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे तो अब इसका टारगेट क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जो टारगेट है वही रखना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा-सा मैं कंज़र्वेटिव हूँ और इसको मैं थोड़ा-सा मैं इसको शिफ्ट करूँगा और टारगेट जो है, जो मंथली टाइम फ्रेम पे 1950 बताया था, वो उसको आप थोड़ा-सा नीचे कर लीजिए और इसको 1900 के आसपास जो है, आप
इसको ले चलिए। तो टारगेट वीकली टाइम फ्रेम पे 1900 और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा वीकली टाइम फ्रेम पे वो भी देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका स्टॉप लॉस आप जो है 1300 के आसपास आप जो है इसका स्टॉप लॉस रखिए। तो ये बात हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे भी कर ली। अब हम लोग एक बार चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और वहाँ देखते हैं कि कुछ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं ये डबल बॉटम था, उसको इसने टेस्ट किया और ये अभी ग्रीन कैंडल दिया, बट आज का कैंडल रेड था, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रीन कैंडल दे चुका है, तो ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि ये वेरी शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये अच्छा है और यहाँ पे इसको बाई करके जाया जा सकता है। और वो बाई करके हम लोग शॉर्ट टर्म अगर यहाँ पे देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग देख रहे हैं, तो आपको जो है इसका जो टारगेट रखना चाहिए वो मेरे ख्याल से आपको इसका टारगेट रखना चाहिए 1730 के आसपास आपको इसका टारगेट रखना चाहिए। और वहाँ से अगर वो वहाँ से रिवर्स करता है तो निकल जाना चाहिए, बट अगर वो उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल भी करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस एक बार हम लोग देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका रहेगा 1500 के आसपास आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टॉप लॉस और एंट्री का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, बट ये कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट से यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम तीनों हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल में और फंडामेंटल में देखते हैं कि इसका फंडामेंटल कैसा है। तो एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। और यहाँ पे इन्फोसिस अभी 1676 करंट प्राइस है, हाई लो इसने 1733 और 1185 लगाया है। मार्केट कैप ऑफ कोर्स ये निफ्टी 50 का है, 695838 करोड़ का यहाँ पे है। अगर इसका हम लोग 1 ईयर का ट्रेंड देखें तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पे अप ट्रेंड है। ये हायर लो यहाँ पे लगाता जा रहा है। 3 इयर्स का अगर ट्रेंड देखा जाए तो 3 इयर्स में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इधर सिर्फ ऊपर नीचे ही घूम रहा है, ठीक है। एज सच कोई अपने को क्लियर ट्रेंड नहीं बता रहा है, ठीक है। 5 इयर्स में अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑफ कोर्स ये ट्रेंडिंग बन चुका है। और 10 इयर्स में अगर हम लोग देखें तो ये हायर लो लगा रहा है, इसका मतलब ये ट्रेंड में ही है। तो हम लोग इसका प्रॉस देख लेते हैं। प्रॉस ये है कि कंपनी का आरओई काफ़ी अच्छा है, 3 इयर्स में 29.4% है। कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है 58.8% के हिसाब से। कॉन्स ये है कि ये अपनी बुक वैल्यू से 8.72 टाइम्स ज़्यादा है, महंगा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे लो है, 14.8% के हिसाब से इसका प्रोमोटर होल्डिंग है। अगर पीयर कंपैरिजन की जाए तो ये अपनी सेक्टर का, अपने इंडस्ट्री का ये सेकंड लीडिंग स्टॉक है। पहले टीसीएस आता है, फिर उसके बाद इन्फोसिस यहाँ पे आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात अब करें तो सितंबर और दिसंबर का हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। और सितंबर में अगर सेल्स की बात की जाए तो 38,994 था, जबकि दिसंबर में 38,821 है, माइनर डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9440 से 9137 ये भी डिक्रीज हुआ। पीबीटी 8768 से 8619 हो गया है, ये भी डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 6215 से 6113 ये भी डिक्रीज हुआ है। यानी ओवरऑल अगर हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे कंपेयर करके एनालिसिस करें तो ऑफकोर्स इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट जो अभी का आया है वो उतना अच्छा सितंबर के हिसाब से नहीं आया है। बट एक बार हम लोग यहाँ पे YOY पे देख लेते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो सेल्स दिसंबर 2022 में 38,313 था, अभी 38,821, यानी सेल्स यहाँ पे इसका YOY बेसिस पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था इसका 9367 था और अभी 9137, यानी ये क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ। पीबीटी जो है 8931 से 8616 है, ये भी डिक्रीज हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो इसका था 6586 से ये 6113 हो गया, यानी ये भी डिक्रीज हुआ है। यानी ओवरऑल कहें तो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट फंडामेंटल 1 ईयर के बेसिस पे भी और 3 क्वार्टरली बेसिस पे भी इसका सही नहीं आया। बट जो टेक्निकल अपने को बता रहा है अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो ऐसा क्यों हुआ। तो ऑफकोर्स ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, वो भी एक है। और नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे FII और DII यहाँ पे उन लोगों अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किए हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा शो हो रहा होगा। तो एक बार FII DII डेटा हम लोग देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स जो है 14.89 से 14.78 हो गए हैं, यानी प्रोमोटर तो यहाँ पे डिक्रीज है, ठीक है। एंड FII
एफआईआई डेटा अगर हम लोग देखें तो 33.60 से 33.70 हो गया, यानी ये इंक्रीज हुआ है। डीआईआई में 35.19 से 35.51, ये भी इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट में 0.19 से 0.20, ये भी इंक्रीज हुआ है। पब्लिक 15.83 से 15.52, ये डिक्रीज किए हैं। अदर्स में 0.31 से 0.30, ये भी डिक्रीज किए हैं। यहाँ पे अ, बात ये है कि प्रोमोटर ने अपना स्टेक डिक्रीज किया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसमें कभी भी फ्लक्चुएशंस हो सकता है, शेयर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इन सब पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये था, हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है ये इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में, इन्फोसिस शेयर के बारे में। हाँ, मैंने आपसे एक बार बात की थी कि मैं आपको एनालिस्ट का फोरकास्ट दिखाऊंगा, तो मैं वो आपको एक बार एनालिस्ट लोगों ने क्या फोरकास्ट किया था वो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एनालिस्ट का फोरकास्ट दिखाता हूँ कि उन लोगों ने यहाँ पे क्या फोरकास्ट किया था। तो यहाँ पे जो है हम लोग फोरकास्ट पे देखते हैं क्या एनालिस्ट लोगों ने फोरकास्ट किया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पढ़े तो द 44 एनालिस्ट ऑफरिंग 1 ईयर प्राइस फोरकास्ट, मतलब 1 साल का ये लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं फॉर इन्फोसिस लिमिटेड हैव अ मैक्स एस्टिमेट ऑफ 2000। ठीक है, हम लोग आसपास ही थे, 1950 का मैंने आपको बताया था, आसपास ही है, 2000 का बता रहा है, और मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 1160, ये काफ़ी नीचे जा रहा है, जबकि हमारा थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर ही था। तो यहाँ पे ये फोरकास्ट है, और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाई सेल कौन कौन क्या बता रहा है। तो अभी एनालिस्ट की रेटिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बाई पे है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाई में 23 एनालिस्ट हैं जो बता रहे हैं कि इसको अभी खरीद के रखना चाहिए। सिर्फ बाई में, ठीक है, वो 4 एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बाई करो। होल्ड में जिन्होंने शेयर खरीद के रखा है उनको ये कहा जा रहा है कि ये होल्ड में रखना चाहिए। और 2 एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं सेल करो, और स्ट्रॉन्ग सेल में 5 एनालिस्ट हैं। तो यहाँ पे एनालिस्ट का ये बात हम लोगों ने किया। तो ओवरऑल ये निकल के आता है कि अ, यहाँ पे अगर आपको बाई करके चलना चाहिए तो अपना टारगेट और स्टॉप लॉस जो भी यहाँ पे कहा गया है वो देखिए, नहीं तो आप खुद अगर एनालिसिस कर सकते हैं तो उसके हिसाब से आप चलिए। लास्ट में मैं कोई सेवी एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे किसी के टिप्स पे भरोसा नहीं करना है, मेरे टिप्स पे भी नहीं करना है, किसी और के भी टिप्स पे नहीं करना है। मेहनत का कमाया हुआ पैसा आपको सोच कर समझ कर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है, रिस्क मैनेज करके चलना है। और अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।